Hello everyone, welcome to the solution of mock test paper for Arunachal Pradesh TGT physics exam. This is the solution of paper 2. अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ये पोर्शन में हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर 2 से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इफ इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, अब ये आप देख सकते हो, अब चारों ऑप्शन पढ़ लो। द पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरली यूनिफॉर्म। ओके, ये ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पढ़ो, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ओके, मतलब अगर कोई सरफेस, ये है ओवर द सरफेस, दैट मीन्स सपोज मेरे पास कोई एक सरफेस है, ऐसा कुछ हम लोग बना लेते हैं। अब ये सरफेस कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं। अगर ये क्लोज ऐसा कुछ सरफेस हो तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन या फील्ड लाइन जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। करेक्ट। सो आप बोल सकते हो फाई फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है, 0। दैट मीन्स फाई जितना इन होगा उतना ही फ्लक्स आउट भी होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल एज शोन इन दी फिगर। तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, राइट। ये थोड़ा जूम कर देती हूँ, राइट। अब ये क्या फॉर्म करी, एक डाइपोल फॉर्म करी। अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, जो कि आर ग्रेटर ग्रेटर देन एल है, वेरीज एज। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at an arbitrary position is kp by r cube root over 1 plus 3 cos square theta, right। r greater greater than l है, k क्या है, एक कांस्टेंट है। अब आपको दिखाई दे रहा है p है डाइपोल मोमेंट, p क्या है, p है डाइपोल मोमेंट। ओके, और एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट ये कितना होगा, p इज इक्वल टू q इंटू एल होगा। तो एल कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, k क्या है, k है कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम वैक्यूम मीडियम ना हो कुछ। ओके, अब देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कौन हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है r। दैट मीन्स सिंपली e किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1/r³ के साथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन e इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए हॉलो मेटल स्फीयर जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर निकालना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। देखो, कोई एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है r। ओके, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, r। अब स्मॉल स्मॉल r इनसाइड के लिए क्या होगा, इनसाइड मतलब r इज लेस देन r, और आउटसाइड के लिए होगा r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब रेडियस। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर मेटल स्फीयर हॉलो होता है तो इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब देखो, अब बाहर क्या होगा, बाहर जितना जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए होगा, इट इज इनवर्सली वेरी एज ई 1/r²। ओके, इनवर्सली वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो दैट मीन्स जितना r बढ़ेगा उतना ही e क्या होगा, ई डिक्रीज होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए। ओके, साइड कितना है ए, और पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स वन कॉर्नर। ओके, ये कॉर्नर होगा, कॉर्नर। तो ये कैसे निकलेगा, देखो आप, मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पे एक क्यूब है, ऐसे मैंने एक क्यूब बना दिया। ओके,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स निकालना है, बट जो चार्ज है वो कहाँ है? वो एक कॉर्नर पे है, इधर है ये चार्ज क्यू। अब देखो, अब हम लोगों को फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस होल क्यू। तो कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोगों को पता है, एक चीज पता है, क्या पता है हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड क्यू, अगर ये क्यू अगर अंदर रहता तो फ्लक्स होता क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसको कहीं ना कहीं अंदर घुसाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में और 3 क्यूब रखेंगे और इसके ऊपर और 4 रख देंगे। मतलब टोटल, अगर हम लोगों का एक तो था ही, और 7 क्यूब्स लाए, मतलब टोटल कितना हो गया? 8 क्यूब्स हो गया। टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 8 आइडेंटिकल क्यूब्स हो गए। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि 8 आइडेंटिकल क्यूब्स are required so that the given charge q appear at the center of the bigger cube, right? सो आठ हम लोगों का जो चार्ज है वो लगेगा कि 8 क्यूब्स के सेंटर में है। अब टोटल जो फ्लक्स निकलेगा, द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब टोटल 8 क्यूब्स है, तो एक क्यूब में से कितना निकलेगा? 1/8 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ओके, यहाँ पे कैपिटल क्यू है ऑप्शंस में। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे ऑप्शंस में सारे चार्ज को स्मॉल क्यू कर दो, ठीक है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज इनक्लोज्ड बाई ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स कितना होगा? तो आपको ये पता है कि जो नेट फ्लक्स है, ठीक है, जो नेट फ्लक्स होता है, ये नेट फ्लक्स आपका डिपेंड नहीं करती है किस पे? नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड on size of Gaussian surface। ओके, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये क्वेश्चन है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? कैपेसिटर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, तीनों ही है 3 माइक्रोफैराड के, करेक्ट? अब तीनों ही अगर 3 माइक्रोफैराड का है, तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? इन केस ऑफ सीरीज आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, 2 है अगर तो, अच्छा 2 के लिए नहीं लिख के नॉर्मल लिखते हैं हम लोग, तब होता है हम लोगों का 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ओके, नॉर्मली सीई इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आपका होगा C1 प्लस C2। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। और यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? पैरेलल के लिए आपका होता है सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, अब आप देखो इस ड्राइंग में ये जो 3 और ये जो 3 है, ये किस में है? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इन दोनों को हटा के क्या करोगे? इन दोनों को हटा के इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखोगे। तो 3 + 3 क्या आएगा? 3 + 3 आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड, राइट? तो दैट मीन्स अब डायग्राम कैसा बनेगा? ये पॉइंट ए है, इधर 3 माइक्रोफैराड है और ये 3 माइक्रोफैराड पहले से था, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो कितना आया? 6 माइक्रोफैराड। अब ये 3 और 6 किस में है? ये 3 और 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C कितना आ जाएगा? C कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। दैट मीन्स 3 × 6/3 + 6। तो 3 × 6/3 + 6 आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। ओके, तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट हाफ कर दे, एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या कर दिया, हाफ। सी अगर इनिशियल कैपेसिटेंस है तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पहला कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या है, इप्सिलन नॉट A बाई डी, आपको ये फॉर्मूला पता है। दूसरा जो कैपेसिटेंस होगा C डैश, अब देखो इप्सिलन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो पहले अगर एरिया A था, अब एरिया कितना हो गया, A बाई टू। पहले अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ओके D था, तो अब कितना हो गया, 2D हो गया। बस आपको यही बैठाना है। तो यहाँ पे इप्सिलन नॉट ए की जगह A बाई टू और डी की जगह 2D। तो आपका कितना आ रहा है, इप्सिलन नॉट A बाई 4D। अब इप्सिलन नॉट A बाई डी मतलब C, ये आ गया C बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। राइट, समझ में आ गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना था, A था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बताता है, तो क्वेश्चन पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बताता है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैव 5 वोल्ट थ्रू आउट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो आप बोल रहे हो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है आपका कांस्टेंट थ्रू आउट दी वॉल्यूम, राइट, थ्रू आउट दी वॉल्यूम। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो आप ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो एक्चुअली E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। अगर V कांस्टेंट होता है तो आप याद रखना इसका डेरिवेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत ज़्यादा इजी है। आप ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया दैट इज द डी, कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट, ओके, ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका दिया हुआ 0.5 ओम, और इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7.5 ओम के साथ। तो क्या क्या दिया हुआ है, ये है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ईएमएफ कितना है, इप्सिलन। ओके, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, दैट मीन्स वी क्वेश्चन में निकालना है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, इप्सिलन माइनस आई इंटू आपका आ जाएगा स्मॉल, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिख के आपको मैं ये ड्राइंग से समझाती हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपका देखो ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है आपका 4 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे बैटरी बना देती हूँ, ये 4 वोल्ट का। इसका जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है 0.5 ओम का, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं बना देती हूँ तो ये होगा कैपिटल आर 7.5 ओम का। ओके, तो करंट जाएगा आपका ऐसे, करंट ऐसे जाएगा। अब आप एक काम करो, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे, 4 बाई टोटल रेजिस्टेंस 7.5 प्लस 0.5 मतलब आएगा आपका 0.5 एम्पियर, राइट, 0.5 एम्पियर। अब देखो, अब यहाँ पे
स्मॉल आर के अक्रॉस हम लोगों को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में। तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ये क्या होगा, तो सिंपली V इज इक्वल टू होगा 4 माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। करेक्ट, मतलब यहाँ टोटल 4 से स्मॉल r के अगेंस्ट जो हो रहा है उसको माइनस करना है। तो 4 माइनस आई कितना है 0.5 और स्मॉल r है 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 3.75 वोल्ट। ओके, तो कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो V इज इक्वल टू इप्सिलन इप्सिलन माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है। बट फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख के सिर्फ कर सकती थी, बट ड्राइंग से आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। करेक्ट, ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 3 रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ओके आर कनेक्टेड एज शोन इन दिस गिवन सर्किट। आपको निकालना क्या है, आपको I3 बाई I1 ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड, ये निकालना है। I3 किस में से जा रहा है, इसमें से, और I1 किस में से जा रहा है, तो I1 जा रहा है R1 में से, ठीक है, और ये I1 ही I2 और I3 में डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो आपको ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर टोटल करंट अगर I1 है, अब I1 ही किस में डिवाइड हो रहा है, I2 प्लस I3 में, तो I3 कैसे निकलेगा, इसका सीधा आपका क्या फॉर्मूला है, I3 मतलब टोटल करंट I1 होता है, और कौन सा ये I3 निकालना है, मतलब ये R2 और R3 पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बोल रही हूँ। तो सिंपली इसका क्या फॉर्मूला होगा, I1 इंटू नेक्स्ट दूसरा रेजिस्टेंस R1 बाई सम ऑफ दिस टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अब देखो सिंपली देयरफॉर I3 बाई I1 कितना आ जाएगा, R2 बाई R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है, राइट। अब देखो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए, क्या बोल रहा है, ए 2 एम्पियर करंट, तो करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। ओके, लेट मी हाईलाइट दिस, is flowing through two different small circular copper coils having radii in the ratio 1:2। तो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट। तो बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है, एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम, आई क्या है करंट, ए है एरिया। ओके, लेट मी राइट डाउन, ए क्या है एरिया, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, और आई क्या है करंट। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू आई, और सर्कुलर है तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर है। ओके, अब दोनों का रेशियो निकालने बोला है, m1 बाई m2। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ इधर ये सोचना है कि 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट, मतलब आई सेम होगा, आई अगर सेम है तो आई और कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, मतलब सिंपली R1 बाई R2 का स्क्वायर हो गया। अब R1 बाई R2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर, मतलब आंसर आ गया 1/4, दैट मीन्स 1:4 आपका आ गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखा रहा है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये हो गया पहला 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये कैसा देखने में होता है, ये होता है आपका सर्कुलर। ओके, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होंगे वो होंगे आपके दिखने में कैसे, सर्कुलर्स, ठीक है, ये होगा ऐसे सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 13 नंबर क्वेश्चन,
सॉल्व हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 टर्न्स, और करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर थ्रू दी सोलिनॉइड। तो आपको क्या निकालने बोला है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड पे फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा ये निकालना है। बस जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड पे म्यू जीरो एन आई। ठीक है, अब म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है, म्यू जीरो है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल इन है नंबर ऑफ टर्न्स पर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपली सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और लेंथ क्या है l है, लेंथ क्या है l है, ठीक है। और करंट कितना है, करंट है आपका 1 एम्पियर, करंट क्या है I है 1। तो I तो आपका 1 मिल गया, लेकिन अब प्रॉब्लम है आपका लेंथ कितना है ये निकालना है। तो अब लॉन्ग जो सोलिनॉइड है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 टर्न्स दिया हुआ है पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर। तो आप सोच रहे हो कि कैसे निकालें, तो एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल एन और एल, क्योंकि क्वेश्चन में एल दिया हुआ नहीं है, रेडियस दिया हुआ है, एल दिया हुआ नहीं, बट क्वेश्चन में ये जो 100 टर्न्स पर मिलीमीटर है यही तो आपका एन है। तो एन है 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो यू विल गेट द आंसर 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है। देखो ये आप चारों क्वेश्चन रीड करिए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्या कि ये इक्विलिब्रियम होगा इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल वाइल अनदर अनस्टेबल। तो ये जब करंट लूप का बात आता है, तो जब भी हम लोग एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, ठीक है, एम क्रॉस बी। अब देखो ये एम क्या है, एम आपका है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, लेट मी राइट डाउन, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और टाउ क्या है, ये है आपका टॉर्क। ओके, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू नॉर्मल मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एम एंड बी, ये है एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब ये देखो, ये याद रखना, ये थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है और 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 0 होगा तब ये किस में होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और जब ये 180 डिग्री मतलब पाई होगा तब ये जो है, ये लूप करंट सर्कुलर लूप, ये क्या होगा करंट सॉरी लूप, जो क्या होगा वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में मटेरियल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपको ससेप्टिबिलिटी दिया गया है। ओके, सो लिस्ट 1 में आप पढ़ो क्या क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके पास डायामैग्नेटिक है, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक है, और इधर काई का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको पता ही है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर होता है उसका काई होता है नेगेटिव, करेक्ट। डायामैग्नेटिक मटेरियल का काई क्या होता है, नेगेटिव। तो ए का तो, और ये लेस देन 0 होता तो ए का तो 2 आएगा। अब देखो ए का 2 सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो आंख बंद करके आप डी ऑप्शन मार्क कर देना, बट हम लोग बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, हाँ। उसके बाद पैरामैग्नेटिक का क्या होगा? सी का होगा 4, मतलब इसका स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ये एक काम करो, ये थोड़ा-सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये काई है, ठीक है? ये काई है। हुँ, ये काई है और आपका अब ये सही है। स्मॉल और ये तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक के लिए 4 हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक जो होता है, नॉन मैग्नेटिक के लिए आपका काई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ये पता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, बी डॉट डी एस क्या होगा? 0 होगा। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सो हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द रिलेशंस अमोंग्स द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट V, एंगल ऑफ डिप R। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है, तो मैं फिर भी बता देती हूँ। तो इधर देखो, ये अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, बी ई, तो यहाँ पे याद रखना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गया, ओके, और ये आ गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डी, राइट। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो अब सिंपली एच कितना होगा? एच आपको समझ में आ रहा है, एच होगा बी ई कॉस डेल, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और वी होगा बी ई साइन डेल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये क्वेश्चन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसका एन पी बाई एन एस का रेशियो है हाफ, ओके। अब आपको निकालना है वी एस बाई वी पी का रेशियो, वी एस बाई वी पी आपको ये पता ही है कि वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू होता है एन पी बाई एन एस। सो दैट मीन्स ये कितना आएगा? ये आएगा 2/1। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी, ये है एल, ओके, कैरिंग ए करेंट 2 एम्पियर, ये है आई। तो एल कितना है? 4, तो 4 माइक्रो हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करने से -6 आता है। अब मैग्नेटिक क्या निकालना है? मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है। अब मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ, इजी है, ये है हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपके पास ना एल भी है, आई भी है, बस फॉर्मूला में पुट करना है ये दोनों और कैलकुलेशन करना। आई होप इतना तो कर ही लोगे। करके ये जो आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा, और ये जूल को माइक्रो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करने से 8 माइक्रो जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ओके, दिया हुआ है ये फॉर्मूला। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टी कितना है? 5 सेकेंड में कितना होगा ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल है क्योंकि ये फॉर्मूला पुटिंग है। फाई दिया हुआ है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी एफ। आपको तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है। तो एक्चुअली ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये है। बस अब क्या करना है? अब बस डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना है। तो डी डी टी ऑफ 2 टी क्यूब प्लस
4t² प्लस 2t+5। तो आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो पहले का आएगा 3 2 6t² प्लस 4 2 8t प्लस 2। ठीक है, और कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो t कितना है 5 सेकेंड। तो 5 बैठा के t की जगह आप क्या बैठाएंगे, आप बैठाएंगे 5। 5 बैठा के जब कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 6 इंटू 5² प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 192 वोल्ट। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। डी कितना हुआ आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है क्वेश्चन फ्रॉम एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वीटी, वीटी दिया हुआ है कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर सी। क्या दिया हुआ है, आइडियल कैपेसिटर सी। तो क्या बोला है कि 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको ये पता है कि जब कैपेसिटर के लिए कौन सा नॉलेज है आपके पास, देखो कैपेसिटर के लिए ये नॉलेज हम लोगों के पास है। इन केस ऑफ आइडियल कैपेसिटर जो करंट होगा आई टी, वो क्या होगा, वो होगा आपका लीड करेगा, करेक्ट, आई लीड करेगा, आई लीड्स वी टी बाई 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी देखो, लैग कहीं ना कहीं बोल रहा है, तो डी नहीं होगा। लीड्स बाई 180, 180 तो नहीं है, 90 डिग्री ये भी नहीं होगा, और फेज में है तो नहीं होगा। तो फटाफट 3 छोटे छोटे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो कौन सा रह जाता है, ए। बट ए पढ़ लेते हैं। ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। यस, तो जब भी कोई आइडियल कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी से, तो एक तो आप याद रखोगे वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, ये आपको याद रखना है। ओके, और एनर्जी स्टोर जो होता है ड्यूरिंग चार्जिंग, ये आपको याद रखना है, स्पेंड इन मेंटेनिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। हिंस अगर पूरा साइकिल आप देखो तो कैपेसिटर कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट 20, ये 22 हो गया ना, हाँ 23 पे चलते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि an AC voltage is applied to a resistance R, inductance L, 1 minute, okay, resistance R, inductor L in series, okay, and if R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, मतलब R और XL दोनों ही कितने हैं, 3 ohm है। Then the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit, मतलब आपको फेज डिफरेंस निकालना है, आपको फाई निकालना है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन का डिमांड। ओके, अब देखो फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है आर एल सर्किट के लिए। कौन सा सर्किट, आर एल सर्किट के लिए। टेन फाई क्या होता है, एक्सएल बाई आर। दोनों ही 3 है, तो आपका टेन फाई आ गया 1, तो फाई कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब ये आ गया पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब 24 पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, या ओके, a cap the electric field in electric field, I think 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का हो गया है। कैपेसिटर, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ये आप क्वेश्चन खुद से पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये जो क्वेश्चन है ये आपको देता है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में। ओके, और इधर एक्स है, दैट मीन्स ये प्रोपागेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपागेशन डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेशन हो रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ई इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली किस में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो बी जो जो वाई छोड़ के जो है वो ऑप्शन आप काट दीजिए, ठीक है। ओके, अब बाकी देखो, बाकी आप ये जो अंदर वाला टर्म होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों के लिए ही सेम होना चाहिए, फेज सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे बट यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, और ये सामने वाला डिफरेंट है। अगर आप ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये फेज वाला टर्म जो होता है वो आपको सेम होता है, मतलब ये पहले वाला ही करेक्ट होगा, तो ठीक है। बट इसका जो पिक है वो वैल्यू अलग ये है दोनों का, तो पिक वैल्यू देख लेते हैं। पिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिक वैल्यू आप निकालोगे कैसे, बी जीरो ई जीरो इज इक्वल टू सी, तो बी जीरो इज इक्वल टू सी बाई ई जीरो। तो सी कितना है, सी कितना है, सी आपका यहाँ पे सी कितना है, सी 3 × 10⁸ है। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बोला है करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन द सब्सक्रिप्ट डिनोट द, ओके 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको इतना पता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे बी जीरो जो आएगा, मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये आएगा ई जीरो बाई सी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो ये होगा 3 × 10⁻, सॉरी, ये आपका आएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ करने से आएगा 2 × 10⁻⁻7। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज्ड सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ओके, कांस्टेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो एवरीवेयर, ओके, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। तो इसका ऑप्शन जो आ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, राइट। मतलब इप्सिलॉन नॉट, आप अगर फाई की जगह, फाई मतलब क्या होता है, फाई होता है आपका ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, करेक्ट। तो आपका इप्सिलॉन नॉट ये क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ए आपका ए आपका बाहर आ गया, और ये हो गया डी ई बाई डी टी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ई का वैल्यू होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा बाई इप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे वापस नीचे इप्सिलॉन नॉट डी सिग्मा बाई डी टी। तो ये इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ए डी सिग्मा बाई डी टी, और ये सिग्मा बाई डी सिग्मा बाई डी टी क्या होगा, ये सब कांस्टेंट है, मतलब ये आईडी क्या आपका कांस्टेंट आया, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हो, ये आपका होगा नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट। ओके, तो बी ड्यू टू आई डी इज मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, एट द सरफेस पे आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with time. So, क्वेश्चन पूछा है the magnetic field arising due to displacement current is, four options are there. अब आपको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई डी का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, अब ये जो फाई होता है, फाई क्या होगा, फाई मतलब ई ए। ओके, सो क्या आया, इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई ए। अब ई का जो वैल्यू है, ई क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ई है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट विद इन दी
प्लेट्स, राइट। तो दैट मीन्स हम लोगों का ये आया इप्सिलन नॉट ए बाई इप्सिलन नॉट, और ये अंदर आ गया डी आपका सिग्मा बाई डी टी, राइट। तो ये गया तो आ गया ए डी सिग्मा बाई डी टी। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट विद टाइम। सो सिंपली जो डी फाइव बाई डी टी है कांस्टेंट है एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो आया ये आई डी क्या आया, कांस्टेंट आया। ओके, आई डी कांस्टेंट है, मतलब ये दो है आपका सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे 1 मिनट या सो इधर जो आईडी आया, आईडी क्या आया, कांस्टेंट आया, राइट। एंड इसके साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आईडी, ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, करेक्ट। तो सिंपली इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा एवरीवेयर, बट मैक्सिमम होगा at the surface, maximum at the imaginary cylindrical surface connecting the peripheries of the plate। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। तो ये आपको पता होगा, आप ऑप्शंस देखिए कि आपको चारों ऑप्शंस में आप ऑप्शन सी को देखिए, ये गलत है। क्योंकि अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव करता है तो इससे क्या क्रिएट होता है, इससे ओरिजिनेट होता है स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप याद रखना, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो गलत वाला ही यहाँ पे आंसर होगा। अब आप देखो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे क्रिएट होती है, ये आपको आंसर पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्रिएट होती है फ्रॉम एन एक्सिलरेटिंग चार्ज। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है एक्सिलरेटिंग चार्ज से ओरिजिनेट होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो मे बी क्रिएटेड देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट होगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, दैट मीन्स सेकेंडरी रेनबो होता है ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ये जो सेकेंडरी रेनबो होता है ये फॉर्म होता है अबव द प्राइमरी वन। ओके, next 28, a lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since, क्यों होता है, because a large aperture provides a larger resolution, ठीक है। तो नो ये तो होगा ही, ओके बाकी भी पढ़ ही लेते, ठीक है। ए लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट, ये भी सही लग रहा है। लार्ज एपर्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, ये भी सही लग रहा है। मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट आ रहे हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 28 का डी होगा। 29, पिक द रॉन्ग आंसर, कौन सा आंसर निकालने बोला है, रॉन्ग निकालने बोला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप ऑप्शन सी अगर आप देखें तो देखो रेनबो जब होता है ना, कि अगर कोई ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर है, ओके। तो इधर अगर उसका जो बैक है, ये इसका बैक पोर्शन है और ये इसका फ्रंट है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो जब उसका जो बैक होगा वो सन के तरफ होगा, ठीक है। तो रेनबो उसको कहाँ दिखेगा, रेनबो उसको इधर दिखेगा, ये है करेक्ट, ठीक है। बट सी ऑप्शन उल्टा ही बोल रहा है, ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, नो व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो ये सी गलत है, आपको गलत आंसर ही टिक करना था। तो 29 का आंसर होगा सी। 29 हो गया एंड नाउ 30, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होगा, फोकल लेंथ और डायमीटर क्या होगा, ये पूछा है, बड़ा होगा छोटा होगा, ओके ये सब पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है एफओ बाई एफई। एफओ बाई एफई में एफओ है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ओके, और एफई है आई पीस का फोकल लेंथ,
ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और जो एंगुलर रिजोल्यूशन है उसका फॉर्मूला है d बाई 1.2222 लैम्डा। ओके, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर d ज़्यादा होगा तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर FO ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्टिव का रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव लेंस का रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई रिजोल्यूशन व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। तो ये देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन कब ज़्यादा होगा, जब FO ज़्यादा होगा, और एंगुलर रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा जब डायमीटर ज़्यादा होगा। तो कौन सा करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। 31, द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल है 40 डिग्री। ठीक है, अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो हम लोगों को पता है कि ए का नॉर्मल फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, और डेविएशन जब मिनिमम होता है तो R1 और R2 सेम होता है, दैट मीन्स R होता है। तो ए का क्या वैल्यू आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2R, मतलब R आ जाएगा A बाई 2। अब यहाँ पे क्या निकालने बोला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने बोला है, मतलब R निकालने बोला है। तो बस ए का वैल्यू बैठा दो 60/2, दैट मीन्स 30 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 31 हो गया। 32 देखते हैं। 32 का क्वेश्चन क्या है, इफ ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, पहले मोनोक्रोमेटिक था अब व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। तो देखो, आपको पता है जो सेंट्रल जो पॉइंट है, ओके, सेंट्रल जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन में जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट के लिए आप याद रखना कि जो पाथ डिफरेंस डेल एक्स होगा वो जीरो होगा फॉर ऑल दी लैम्डास। ओके, ऑल दी लैम्डास। सो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो किस कलर का होगा, वो होगा आपका वाइट। तो ओके, बट बट आपको पता है बाकी के लिए जो होगा, बीटा का फॉर्मूला पता है, लैम्डा d/d। अब सबका लैम्डा अलग है, मतलब बीटा अलग होगा, मतलब आपको याद रखना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 33, एन अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक ए ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर्स एंगल, देन क्या होगा। देखो इधर क्या होगा, सपोज ये सेपरेटिंग मीडिया है, यहाँ पे रे आ रहा है। अब इस रे का ऑब्वियसली कुछ पोर्शन, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, ओके, और एक पोर्शन क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल को भी, ये ब्लू कलर है हम लोगों का नॉर्मल। अब देखो, अब आप एक चीज याद रखो कि जो लाइट आ रहा है वो है अनपोलराइज्ड। वो क्या है, अनपोलराइज्ड, मतलब उसमें दोनों ही वाइब्रेशंस प्रेजेंट है। बट जो रिफ्लेक्टेड होगा उसमें सिर्फ एक पोर्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड होगा वो होगा वापस अनपोलराइज्ड। ओके, तो सिंपली आप ये एक आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर सी होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट द रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। क्लियर, पार्शियली पोलराइज्ड होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तब क्या होगा। देखो, आपको लीनियर फ्रिंज विद बीटा पता है क्या है, लैम्डा d/d। अब d अगर बढ़ेगा तो बीटा क्या होगा, बीटा भी बढ़ेगा। तो आप जितना दूर लेके जाओगे स्क्रीन को, मतलब d बढ़ेगा, d जब बढ़ता है तो लीनियर सेपरेशन भी इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 35, in Young's double slit experiment if the separation between coherent sources is halved, मतलब सिंपली पहले अगर सेपरेशन d था तो अब बन गया d/2। ओके, एंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल, मतलब जो कैपिटल डी था डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट्स में, वो अब हो गया है 2 ऑफ डी। तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, मतलब अब बीटा से जो बीटा प्राइम आएगा, वो बीटा प्राइम क्या आएगा वो निकालना है। तो ये d/2 है आपका d डैश, और 2d है आपका कैपिटल d डैश। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है, लैम्डा सेम है। सो सिंपली आप देख रहे हो, पहले बीटा इज इक्वल टू था लैम्डा d/d, अब बीटा डैश इज इक्वल टू है लैम्डा d डैश बाई d डैश।
तो डी डैश है 2d और स्मॉल डी डैश है d/2। आप ये बैठाओगे तो आपको आ जाएगा 4 लैम्डा d/d मतलब 4 बीटा आ जाएगा। तो कितना टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। ओके, ऑप्शन डी हो गया। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा वेरिएशन है, मैं थोड़ा ये चार ग्राफ को जूम कर लेती हूँ। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होती है और लीनियरली इंक्रीज होती है। जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं, इंटेंसिटी के साथ कांस्टेंट तो नहीं रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का ऐसा कोई लीनियर ग्राफ नहीं है, तो सी और डी भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, आंसर आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर ए ओनली होगा। 37 a light the light rays having photons of energy 4.2 electron volt are falling on a metal surface having work function 2.2 electron volt। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये निकालने बोला है। तो देखो यहाँ पे जो 4.2 है वो ई है, 2.2 है वो फाई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका होता है ई वी नॉट। ओके, वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल और ई क्या है, ई है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं लिख देती हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल ये है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला आपको याद है कि ई वी नॉट इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी है 4.2 और वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ई वी नॉट आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब यहाँ पे ई का वैल्यू, इसको अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अगर इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको चार्ज ई से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सिंपली वी नॉट आपका क्या आ जाता है, 2 वोल्ट्स आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 38 द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was experimentally verified by Davison and Germer। Davison and Germer। Question number 39 de Broglie wavelength of an electron orbiting in n is equal to 2 state of hydrogen atom is close to। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 स्टेट और हाइड्रोजन एटम बोला है, तो सीधा बात है हाइड्रोजन एटम का जेट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट में घूम रहा है उसका आपको निकालना है लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा निकालना। अब आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होता है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 2, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ पे 2 पाई, रेडियस दिया हुआ है r, r कितना दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि r तो ये दिया हुआ है, बट ये r नहीं है, ये बोर रेडियस है। अगर n इज इक्वल टू 1 होता तो ये आंसर आता, राइट। तो r कैसे निकालेंगे, r यहाँ पे जो है r एक्चुअली है सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, मतलब n इज इक्वल टू 2 का। तो r n का जो फॉर्मूला आता है, आर एन इज इक्वल टू क्या होगा, आर एन इज इक्वल टू आपका है 0.053 इन स्क्वायर बाई जेड। ओके, इन स्क्वायर बाई जेड। अब 0.053 इन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर, मतलब ये 2 2 जा 4 आ जाएगा और जेड का वैल्यू 1 है। तो इधर से आर का वैल्यू R2 जो आया, मतलब सेकेंड ऑर्बिट, मतलब यही हम लोगों का आर है। इस वैल्यू को आप बैठाओगे कहाँ पे, इस वैल्यू को आप बैठाओगे सीधा इस आर पे। बैठाने से आपका आर आ गया, तो हम लोग आर का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.053 इंटू 4, करेक्ट। अब आप देखो ये जो मैंने 0.053 बैठाया, जब ये हम लोग बैठाएंगे तो एक्चुअली जो ये आर आएगा ये नैनोमीटर में आ रहा है।
ठीक है। तो आप जब लैम्डा कैलकुलेट करोगे ये भी कैलकुलेट करके आएगा किसमें, नैनोमीटर में। सो 0.67 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू, आपको ये याद रखना है इसका आंसर लैम्डा जो मिनिमम होता है ये फॉर्मूला है hc/ev, करेक्ट। तो सिंपली लैम्डा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, which option is correct, option C is your correct answer. Next 41, let r1 be the radius of the secondary orbit और r2 है फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, सॉरी स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आपको क्या निकालने बोला है कि r1 और r2 का रेशियो। तो आर इन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या था, 0.5। आप अगर एंगस्ट्रॉम में करोगे तो 0.053 लिखना, और अगर नैनोमीटर में करोगे तो 0.053 लिखना, ठीक है। तो ये इन स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा। तो अब देखो, अब सिंपली r1/r2, अब r1 किसके लिए, n इजिकल टू 2 के लिए, r2 किसके लिए, n इजिकल टू 4 के लिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट ये और z सब कट जाएगा तो आ जाएगा 2²/4², मतलब ये आ जाएगा 1/4, मतलब योर आंसर विल बी 0.25, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। 42, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन मतलब z इजिकल टू 1, तो आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। 43, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x एक एलिमेंट है, इससे अल्फा निकल के y हो रहा है, y से पॉजिट्रॉन निकल के z हो रहा है, z से बीटा माइनस निकल के p, और p से वापस q हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट q कितना होगा ये निकालने। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, x है, 82 इसका एटॉमिक नंबर है, और 290 इसका मास नंबर। इससे निकल रहा है एक अल्फा पार्टिकल, निकल के y हो रहा है, फिर निकल रहा है एक पॉजिट्रॉन, निकल के z हो रहा है, फिर z हो रहा है, ठीक है। फिर निकल रहा है एक बीटा पार्टिकल, फिर निकल ये हो रहा है p, फिर p से ये हो रहा है q, ठीक है। ये आपका है। अब जब आपका अल्फा निकलता है तो 82 से क्या कमता है, 2 कमता है एटॉमिक नंबर, तो ये 80 हो जाएगा, और मास नंबर 4 कमता है, मतलब 286 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, अल्फा पार्टिकल निकलने से ये आ जाएगा -4 करके, और इधर से ये मिलेगा आपको -2 करके। आपको ये समझ में आया, ओके। अब जब पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन में मास नंबर एज इट इज रहता है, बट जो एटॉमिक नंबर है ये एक घट जाता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 286 ही रहेगा, बट ये हो जाएगा 79। जब बीटा निकलता है तो भी मास नंबर सेम रहता है, बट एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, तो 79 बढ़ के 80 हो जाएगा। वापस जब अब ई माइनस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, बीटा माइनस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 286 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 81। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है, यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज सी, 286 और 81। 44, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन जूल। तो मास कितना है, 0.5। अब आइंस्टाइन का फॉर्मूला E इक्वल टू mc² आपको पता है, तो जूल में निकालना है, तो मास 0.5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, और c का स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। नाउ अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा आंसर 4.5 × 10⁻13 जूल, जो कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। 45, a nucleus of uranium decays at rest into helium, nucleus of thorium and helium, then किसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछा है। देखो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, जब ये टूट के थोरियम और आया किसका, हीलियम और थोरियम आया, तो पहले मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में दोनों का मोमेंटम आया, तो मोमेंटम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब मोमेंटम ऑफ हीलियम और लीनियर मोमेंटम ऑफ थोरियम आएगा आपका सेम, ओके। समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इज इक्वल टू क्या आता है, K इज इक्वल टू आता है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर आप थोरियम करोगे बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम करोगे, तो p तो दोनों का सेम आएगा, कट जाएगा, तो मास बस बैठेगा, तो मास ऑफ हीलियम बाय मास ऑफ थोरियम। अब सिंपली मास ऑफ हीलियम
मास ऑफ हीलियम सिंपली मास ऑफ थोरियम से कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम से ज्यादा आएगा। जो हल्का वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी, द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। Next 46, a full wave rectifier circuit consist of two pn junction diodes। okay, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें दो पीएन जंक्शन डायोड्स है और ये क्या है, ये है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी है और लोड रेजिस्टेंस भी है। तो विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव एसी रिपल्स। सो कैप आप देखो यहाँ पे कौन सा एसी आउट पोर्शन को हटाएगा, तो एसी को कौन हटाता है, कैपेसिटर हटाता है, कैपेसिटर। क्योंकि एसी क्या करेगा, एसी कैपेसिटर से इजीली पास हो जाएगा। तो एसी ये कैपेसिटर लगाने से एसी को हम लोग कैपेसिटर के थ्रू रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट 47, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड। देखो जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है जो गलत है। जेनर डायोड रिमेन्स एट कांस्टेंट ब्रेकडाउन, ये तो सही है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस, ये भी सही है। पी एंड इन रीजन ऑफ जेनर डायोड हेविली डोप, ये भी सही है। अब सोचो अगर हेविली डोप होगा तो डिप्लीशन रीजन क्या बहुत वाइड होगा, नहीं, डिप्लीशन रीजन होगा थिन, मतलब ये गलत है और आपको गलत ही मार्क करने बोला है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और तो इसका आंसर क्या है मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, सी है करेक्ट आंसर। 47 का सी आ गया। 48 देखते हैं, एट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, 1 minute, decreases and but increases for semiconductor, no, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये आप इस 1 minute लेट मी इरेज। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज होता है और सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 49, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नेगेटिव किसके लिए होता है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर के लिए, और अल्फा पॉजिटिव किसके लिए होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तभी इस पहले वाला क्वेश्चन में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या था, आर टी इज इक्वल टू सपोज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा तभी तो आर टी ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट 49 हो गया हम लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है 50। अब ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, द आउटपुट, ये पेपर 2 का 50 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ कौन सा गेट। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि हम लोगों को इजी रहे करने में। तो इसका देखो क्या होगा, ए, ये ए है और बी गया, तो ये है आपका ए और बी, ये आपका ए प्लस बी बार हो जाएगा क्योंकि ये है आपका एक नॉर गेट, करेक्ट, ये है आपका एक नॉर गेट। सिमिलरली ये भी नॉर गेट है, मतलब ये क्या है, नैन गेट, तो ये मल्टीप्लाई करके ये इसको बार कर देगा। फिर वापस क्या है, एक नैन गेट है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए प्लस बी बार, और आपका जस्ट ये ए, ओके, नो, इसका एक चीज आप ध्यान में रखो, ये जो इसका गोल पोर्शन ये थोड़ा दूर है, इसके साथ अटैच नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक एंड गेट है, राइट। तो आप ये याद रखना, ये है आपका एंड गेट, ठीक है, ये है नॉर गेट और ये भी, ये है नैन गेट, ठीक है, नैन गेट। अब आपके पास आया ये वाला, बट इससे आप कैसे आंसर निकालोगे, तो देखो इसको आंसर निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन को थोड़ा जूम करके लिखते हैं, ए प्लस बी बार हो गया डॉट ए डॉट बी बार। अब आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये ए बार, ए प्लस बी बार को हम लोग ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं और ए डॉट बी बार को ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, ये डी मॉर्गन्स का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। अब किसी चीज को एक साथ खुद से मल्टीप्लाई करने से वही सेम चीज आती है, दैट मीन्स ए बार डॉट ए बार मतलब ए बार, तो ये सिंपली आ जाएगा ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। दो चीज को मतलब ए प्लस ए करोगे तो ए ही आता है,
तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार को 2 बार ऐड करोगे मतलब ये एक ही चीज आपका वापस आएगा, मतलब ए बार डॉट बी बार आएगा। ए बार डॉट बी बार वापस डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ए प्लस बी उसका बार आ जाएगा। तो ऐड करके बार करना ये किसका है, नॉर गेट का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नॉर गेट। डी मॉर्गन्स थ्योरम मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए प्लस बी का बार अगर होता है तो हो जाता है ए बार डॉट बी बार, और अगर ए डॉट बी का बार रहे तो ये हो जाएगा प्लस ए बार प्लस बी बार। ओके, तो ये था सॉल्यूशन। तो टोटल पेपर वन, जो पेपर वन है, पेपर वन का 50 क्वेश्चंस सॉल्व हुआ, और पेपर जो टू है उसका 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इन टोटल वी हैव सॉल्व 100 क्वेश्चंस। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।